हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का लेक्चर 5 लावेज इक्वेशन, लावे समीकरण। जब एक्स किरणें किसी क्रिस्टल के प्लेन पर आपतित होती है तो क्रिस्टल के प्रत्येक परमाणु द्वारा प्रत्येक दिशा में उसका प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है। ऐसे ही दो परमाणु हम कंसिडर करते हैं जिन पर एक्सरेज गिर रही हैं। ये एक्सरेज जब स्कैटर होती है तो इनके अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और उसके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो शर्तें होती है वही शर्तें लावे समीकरण कहलाती है। तो हम लावे समीकरण यहाँ पर निकालते हैं। इसके लिए हम दो परमाणु कंसिडर कर रहे हैं, एटम्स लेते हैं P एंड Q। यहाँ पर ये इंसिडेंट एक्सरेज हैं, एक्सरेज जो हैं इन दोनों परमाणु पर गिर रही है और यहाँ से ये स्कैटर हो रही है या विवर्तित हो रही है। ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल है सपोज थीटा। अब हम इस Q से इस ऊपर वाले रे पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इस P से इस नीचे वाली रे पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर हम पाथ को कैलकुलेट करने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोनों रेस के बीच में आप देख सकते हैं ये भी पैरेलल रेज हैं, ये भी पैरेलल रेज हैं, तो इन रेस के बीच में एक पाथ डिफरेंस डेवलप हो रहा है। कितना पाथ डिफरेंस डेवलप हो रहा है? ये दोनों यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की रे इक्वल है और इधर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की रे इक्वल है, जो कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो टोटल एक पाथ डिफरेंस डेवलप हो रहा है। सपोज इस पॉइंट को हम P डैश से रिप्रेजेंट करें और इस पॉइंट को हम Q डैश से रिप्रेजेंट करें, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है सपोज इसको हम Δ2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस डिस्टेंस को हम Δ1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक पाथ डिफरेंस जो डेवलप हो रहा है वो हो रहा है Δ2 माइनस Δ1। हमें पता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा, उसे n लैम्डा से दिया जाता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस इज गिवन बाय n लैम्डा। यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस आ रहा है डेल्टा इन आवर फिगर, दैट इज इक्वल्स टू Δ2 माइनस Δ1। ये पाथ डिफरेंस यहाँ पर डेवलप हो रहा है। अगेन जो इंसिडेंट रेज हैं उनका यूनिट वेक्टर यहाँ पर मैं n1 कैप मान लेती हूँ और जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं उनका जो प्रकीर्णित किरणें हैं उनका जो यूनिट वेक्टर है सपोज मैं उसको n2 कैप मान लेती हूँ। अब हमें जो कैलकुलेट करना है वो है Δ2 और Δ1 की क्या वैल्यूज़ रहेंगी। Δ2 और Δ1 की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। Δ1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ये वाला P डैश Q ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल P डैश Q, इस ट्रायंगल के अंदर सपोज करिए ये वाला जो एंगल है ये एंगल हम P मान लेते हैं। सपोज ये एंगल P है, तो यहाँ पर हम cos P की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। cos P हमारा हो जाएगा बेस हमारा Δ1 है, ये रहा बेस, और हाइपोटेन्यूज हमने R माना है। R जो है वो P और Q एटम्स के बीच की डिस्टेंस है, तो उसको हम वेक्टर R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इजीली Δ1 की वैल्यू हमें मिलेगी R cos P। अब ये जो R cos P है इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर R डॉट n कैप, क्योंकि हमें पता है अगर हम R डॉट n कैप को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा R n1 cos एंगल, cos हमारा P है तो R n1 cos P, और व्हाट इज n1, मैग्नीट्यूड ऑफ n1 क्या हो जाएगा, वो होगा 1 बिकॉज इट इज़ यूनिट वेक्टर। सो इस टर्म को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो Δ1 इज इक्वल्स टू R डॉट n1 कैप। सिमिलरली हम Δ2 के लिए ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे और हमें मिलेगा R डॉट n2 कैप। इस तरह से Δ1 और Δ2 की वैल्यू मिल जाएगी। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो Δ2 की वैल्यू लिख देंगे वेक्टर R डॉट n2 कैप माइनस वेक्टर R डॉट n1 कैप। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ से R कॉमन आ जाएगा और हमें मिलेगा n2 कैप माइनस n1 कैप। इस तरह से R की वैल्यू मिल जाएगी। ये जो वैल्यू आ रही है सपोज इसको हम n से रिप्रेजेंट, कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो सपोज़ हमने इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो मैंने कैपिटल N माना है वो है n2 माइनस n1 कैप की वैल्यू। अब हमारे पास में एक डेल्टा की वैल्यू आ रही है R डॉट
डॉट प्रोडक्ट तो आएगा ही, r डॉट n और एक आ रहा है डेल्टा इजिकल्स टू n लैम्डा। तो 1 और 2 को हम इक्वेट कर देते हैं, तो इस डेल्टा की जगह हम n लैम्डा लिख दें तो r डॉट n कैप, और यहाँ से n की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं तो r डॉट n अपॉन लैम्डा, n की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगेन अगर हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज़ एंगल होता है, सपोज़ फेज़ एंगल को हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फेज़ एंगल जो होता है फाई उसको 2 पाई n से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज़ एंगल फाई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 पाई n। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ n, यहाँ से एक n की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 2 पाई r डॉट n अपॉन लैम्डा, तो ये फाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 पाई बाय लैम्डा वेक्टर r डॉट n, इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गई फाई की वैल्यू। अगेन हम जानते हैं कि a, b और c, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, ये जो हैं क्रिस्टल के प्रिमिटिव वेक्टर्स होते हैं। अगर ये क्रिस्टल के प्रिमिटिव वेक्टर हैं और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इन रेस के बीच में, तो उस कंडीशन में जो x डायरेक्शन में एंगल फाई होगा उसको हम फाई a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है फाई की, इस इक्वेशन से हम फाई a की वैल्यू किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा, और r की जगह हम वेक्टर a लिख दें क्योंकि ये तो पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर में तीनों डायरेक्शंस के वेक्टर्स जो है वो इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वेक्टर a डॉट n कैप। और जो फाई होता है वो फाई 2 पाई n के बराबर होता है, तो सपोज़ हम इसको लिख देते हैं इट इज़ इक्वल्स टू 2 पाई और n की जगह हम एक नई टर्मिनोलॉजी यूज़ कर देते हैं h डैश। हमें पता है वैसे मिलर इंडिसेस जो है उससे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर जो h डैश है वो n के बराबर है, n टाइम्स h के बराबर है। तो हमने यहाँ पर एक नया इंटीजर ले लिया है h डैश। तो 2 पाई बाय लैम्डा a डॉट n इज इक्वल्स टू 2 पाई h डैश, जो कि मैंने 2 पाई n की जगह रखा है। यहाँ पर n की जगह h डैश रख दिया और h डैश जो है वो nh है, वो भी एक इंटीजर होगा। सिमिलरली हम फाई b को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होगा 2 पाई बाय लैम्डा वेक्टर b डॉट n इज इक्वल्स टू 2 पाई, और y डायरेक्शन का जो इंटीजर ले लेते हैं वो k डैश ले लेते हैं। अगेन k डैश इज इक्वल्स टू n टाइम्स k। सिमिलरली फाई c की वैल्यू भी हम इसी प्रकार से लिख देंगे, वो हो जाएगी c डॉट n इज इक्वल्स टू 2 पाई l डैश। सपोज़ इन इक्वेशंस को हम इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्लियर होना चाहिए h डैश, k डैश और l डैश ये सभी जो हैं इंटीजर्स हैं और इनकी वैल्यूज़ जो है वो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब बात आती है ये जो हमने n माना था इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ जो हमने कैपिटल N लिया था इसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। तो इसकी वैल्यू सपोज़ हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे। तो अगेन मैं एक एटम कंसिडर करती हूँ। सपोज़ ये हमारा प्लेन है, रिफ्रैक्टिंग प्लेन है, दिस इज़ रिफ्लेक्टिंग प्लेन। यहाँ पर एक एटम है, ये इंसिडेंट एक्सरे है। हमने इंसिडेंट एक्सरे के यूनिट वेक्टर को n1 कैप से रिप्रेजेंट किया था। ये थीटा एंगल, ग्लांसिंग एंगल जो है इसका थीटा है। फिर ये स्कैटर्ड वेव है, इसका भी सेम एंगल हो जाएगा थीटा और यूनिट वेक्टर हो जाएगा n2 कैप। अब हमने n2 माइनस n1 जो है उसको हमने कैपिटल N माना था। यहाँ पर देखिए n2 माइनस n1 को हमने कैपिटल N माना था। तो अब अगर हमें इस फिगर में n2 माइनस n1 को रिप्रेजेंट करना है तो हमें इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरह से, और n2 माइनस n1 कैलकुलेट करना है तो यहाँ से हमें ये एरो ऐसे लगा के ये हमारी वैल्यू हो जाएगी n2 कैप माइनस n1 कैप, जो कि हम ट्रायंगल लॉ से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस डायरेक्शन में n2 कैप माइनस n1 कैप आ जाएगा और ये हमने वेक्टर n से रिप्रेजेंट किया है। तो हम इसके मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस ये डिस्टेंस जो है इस मैग्नीट्यूड को हम वेक्टर n का मोड वैल्यू ले लेते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वेक्टर n मोड है, मतलब मोड वैल्यू ऑफ n है या मैग्नीट्यूड ऑफ n है, तो ये आधी डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो हो जाएगी मोड ऑफ n अपॉन 2, n/2 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब अगेन आप ये ट्रायंगल कंसीडर करिए, ये वाला यहाँ पर ये ट्रायंगल जो आ रहा है इसको कंसीडर करते हैं। इसमें इस ट्रायंगल के अंदर हम साइन थीटा की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इस ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा जो होगा यहीं कर लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर की जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ली है, n/2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ दिस n/2, और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू आ रही है वो हमारा ये हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर, तो हमने इसको यूनिट वेक्टर n2 कैप से रिप्रेजेंट किया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ n2 कैप। और हमें पता है कि किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिंगल 1 होता है, बिकॉज इट इज़ यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा 1, दैट्स वाई इट इज़ इक्वल्स टू वेक्टर n/2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n/2। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 2 साइन थीटा, तो ये n की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट कर दी है। अब ये जो वेक्टर n है, ये वेक्टर n क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस A, B और C के साथ में कुछ डायरेक्शनल कोसाइंस मतलब एंगल्स बना रहा है। कॉस, डायरेक्शनल कोसाइंस का मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ना कुछ एंगल कॉस की फॉर्म में कुछ एंगल बना रहा है। हम उसको डायरेक्ट ले रहे हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। ये जो अल्फा, बीटा, गामा है ये डायरेक्शनल कोसाइंस है इन द डायरेक्शन ऑफ A, B एंड C। इन डायरेक्शन में डायरेक्शनल कोसाइंस हैं, दीज आर डायरेक्शनल कोसाइंस। तो अल्फा, बीटा, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वेक्टर A.n की वैल्यू है उसको हम क्या लिख पाएंगे, अगर A.n अल्फा, बीटा, गामा जो है वो डायरेक्शनल कोसाइन से A, B, C की डायरेक्शन में, तो A की डायरेक्शन में अल्फा एंगल आ जाएगा, तो हम इसको लिख पाएंगे A मैग्नीट्यूड ऑफ n अल्फा इज इक्वल्स टू, और ये A.n किसके बराबर है हमारा, h डैश लेमडा के बराबर है। इक्वेशन 3 जो हमने यहाँ पर लिखी थी आप देखिए, इससे हम यहाँ ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करें आगे तो हमें मिलेगा n की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं 2 साइन थीटा, तो n की वैल्यू रख देंगे तो हमें मिलेगा 2a अल्फा साइन थीटा इज इक्वल्स टू h डैश लेमडा। सिमिलरली इसी तरह से हम b.n और c.n निकालेंगे तो हमें 2b बीटा साइन थीटा, अल्फा की जगह बीटा रख दीजिए और h डैश की जगह k डैश रख दीजिए। सिमिलरली c फैक्टर के लिए भी कर लेते हैं, गामा आएगा यहाँ पर कोसाइन साइन थीटा इज इक्वल्स टू l डैश लेमडा। ये हमने रिलेशंस निकाल दिए, ये 3 रिलेशंस हैं। इक्वेशन नंबर 4 इसे कह देते हैं, और यही जो इक्वेशन है वो हमारी लावेज इक्वेशन कहलाती है, इक्वेशन कहलाती है। ये जो 3 इक्वेशन हमें मिली है, 2a अल्फा साइन थीटा इज इक्वल्स टू h डैश लेमडा, 2b बीटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू k डैश लेमडा, 2c गामा साइन थीटा इज इक्वल्स टू l डैश लेमडा। दीज इक्वेशंस आर नोन एज लावेज इक्वेशन, जो कि किसी भी वेवलेंथ की x किरणों के लिए क्रिस्टल के संपोषी व्यतिकरण की शर्त है, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है। अब इन लावेज इक्वेशन से हम ब्रैग्स इक्वेशन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमें एक सिंपल रिलेशन पता है, D इज इक्वल्स टू A अल्फा अपॉन H इज इक्वल्स टू B बीटा अपॉन K इज इक्वल्स टू C गामा अपॉन L। ये रिलेशन हमने पहले कैलकुलेट किया था। ये D जो है वो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, 2 प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस है, जिसको हम उसके कोसाइन, डायरेक्शनल कोसाइंस के टर्म में, ये अल्फा बीटा गामा जो है डायरेक्शनल कोसाइन से, उस टर्म में हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको एक फर्स्ट टर्म ले लें डी ए अल्फा अपॉन एच, और यहाँ से हम एच की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो एच इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी इंटू अल्फा आ जाएगा। और जो इक्वेशन हमने अभी 4th इक्वेशंस निकाली थी, 4th वाली जो कि हमारी लावे की इक्वेशंस थी, उसमें पहली इक्वेशन ले लेते हैं 2a साइन थीटा, 2a अल्फा साइन थीटा इज इक्वल्स टू, वहाँ पर हम h की वैल्यू, क्योंकि हमारी जो टर्म आ रही थी वो आ रही थी 2a अल्फा साइन थीटा इज इक्वल्स टू h डैश लेमडा, तो ये h डैश यहाँ पर हम h डैश से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं डायरेक्ट इनको। तो h डैश की वैल्यू ये a अपॉन डी अल्फा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, a अपॉन डी अल्फा इंटू लेमडा। इसको सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा से अल्फ़ा गया, a से a कट गया, क्या मिलेगा 2d साइन थीटा, ये d जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये जो इक्वेशन है दिस इज़ ब्रैग्स इक्वेशन। अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा, तो ये जनरल इक्वेशन हमको मिल जाएगी। दिस इज़ आवर ब्रैग्स इक्वेशन। लाइक दिस हम लावे इक्वेशन से ब्रैग्स इक्वेशन को निकाल सकते हैं। बेसिक बात यह है कि लावे इक्वेशन और ब्रैग्स इक्वेशन जो है एक ही बात को रिप्रेजेंट करती है, दोनों का करने का तरीका अलग अलग है। क्योंकि लावे जो है उन्होंने एटम्स से लाइट के स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया था और ब्रैग्स ने जो प्लेन्स होते हैं एटम के किसी भी क्रिस्टल के अंदर प्लेन होते हैं, वहाँ से जो लाइट स्कैटर हो रही है उसको, उसके अंदर जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसको कंसीडर किया था। तो बट दोनों का कंसेप्ट जो है वो सेम है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने जो भी अभी समझाया है लावे इक्वेशन को, उसको मैंने नोट्स की फॉर्म में बनाया है, तो ये आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ। क्लिक ले लीजिए और नोट्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो ये है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।